दोस्तों, आज मैं साइंस की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। हम हफ्ते में 2 दिन पॉलिटी की क्लास पढ़ेंगे, 2 दिन साइंस पढ़ेंगे और 2 दिन एमपीजी के पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों के सारे सब्जेक्ट पर कमांड भी बनी रहेगी और आप लोग सब कुछ पढ़ते भी चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम करते हैं साइंस की क्लास स्टार्ट। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको सब कुछ समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आज से हम साइंस स्टार्ट करते हैं। साइंस में हम सबसे पहले पढ़ते हैं हम फिजिक्स यानी भौतिकी। दोस्तों, भौतिकी होती क्या है? भौतिकी का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कोई भी प्राकृतिक घटना हो, जैसे प्रकाश हो, ऊर्जा हो, समय हो, ताप हो, कोई भी चीज हो, कोई भी प्राकृतिक घटना हो और उसको हम वैज्ञानिक ढंग से पढ़ें और उसका हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करें, तो उसे हम भौतिकी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि भौतिकी क्या होती है? भौतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिकी कहते हैं। भौतिकी में हम सबसे पहले देखेंगे हम भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशि यानी भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित करने के लिए, व्यक्त करने के लिए या समझने के लिए, समझाने के लिए हम जिन राशियों का यूज करते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भौतिकी के नियमों को प्रदर्शित करने के लिए या समझने के लिए या व्यक्त करने के लिए हम जिन राशियों का यूज करते हैं उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां फ्रेंड्स 2 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है हमारी सदिश राशि तथा दूसरी होती है हमारी अदिश राशि। पहली होती है हमारी सदिश राशि तथा दूसरी होती है हमारी अदिश राशि। सदिश राशि का मतलब ये होता है ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। अदिश राशि वे राशि होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, नाम से भी स्पष्ट है, अदिश यानी दिशा नहीं है। हमने बचपन से हम किसी भी शब्द का विलोम शब्द बनाते थे तो उसमें आ जोड़ देते थे। ठीक है, यानी सदिश में यानी सदिश दिशा है, लेकिन अदिश में दिशा नहीं है, सिर्फ क्या है? परिमाण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सदिश राशियां क्या होती हैं? जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, और अदिश राशियां वे होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। एग्जाम्पल हम देखें सदिश राशियों का, तो जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, विस्थापन भी है, बल भी है। अदिश राशियों में हम देखें तो ऊर्जा है, समय है, ताप है। ठीक, मैं इनकी एक सिंपल सी ट्रिक आप लोगों को बताता हूं जिससे ये राशियां आप लोगों को याद हो जाएंगी बहुत अच्छे से। अदिश राशियों की एक ट्रिक होती है, उसका दाल एमएससी से आता है। ये अदिश राशियों की ट्रिक है। ये फ्रेंड अदिश राशियों की ट्रिक है। उसका दाल एमएससी से आता है। उसका यानी ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई। एम से होता है मास, एस से होता है स्पीड, सी से होगा करंट, आ से होता है हमारा आयतन, ता से हो जाएगा ताप। यानी कि उसका दाल एमएससी से आता है, यानी कि ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई। एमएससी यानी मास, मास यानी द्रव्यमान, स्पीड यानी चाल, करंट यानी विद्युत धारा, आ यानी आयतन और तापमान, ता यानी ताप। ये है हमारी अदिश राशियों की ट्रिक।
इनके अलावा जितनी भी राशि होंगी वो हमारी सदिश राशि होंगी। तो ये थी हमारी भौतिक राशियां, हमने अदिश राशि देखी, हमने सदिश राशि देखी। अब हम देखेंगे यूनिट्स। यूनिट्स में जो हमारी मेन यूनिट्स होती हैं वो हम नहीं देखेंगे, वो सबको आती हैं और लोगों को वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम देखेंगे डिराइव्ड यूनिट, हम उन्हें बनाते कैसे, व्युत्पन्न मात्रक हम जिन्हें बोलते हैं वो हम निकालते कैसे वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग और कार्य, और यहां पे ले लेंगे हम शक्ति। ठीक है, ये हम देखेंगे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को भी हम मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी हम मीटर में नापते हैं, यानी मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब। घनत्व का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का होता है फ्रेंड किलोग्राम और आयतन का होता है मीटर क्यूब, यानी डेंसिटी का व्युत्पन्न मात्रक होगा हमारा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चाल का क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को हम नापते हैं मीटर में और समय को नापते हैं हम सेकंड में, यानी दूरी बटे समय यानी मीटर पर सेकंड। वेग का भी एक निश्चित दूरी में होगी तो ये भी मीटर पर सेकंड होगा। त्वरण को हम देखें तो वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। जब हम बाइक चलाते हैं तो हम एक्सेलरेट को या तो बढ़ाते हैं या हम कम करते हैं, यानी हम एक पर्टिकुलर सेकंड पर या तो उसके जो वेलोसिटी है वो बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, यानी कि एक टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास जो वेग है उसमें परिवर्तन होगा, यानी मीटर पर सेकंड तो पहले से है लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के साथ उसमें बदलाव होगा, तो एक और सेकंड जोड़ देंगे यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी त्वरण की। बल, बल हमने न्यूटन के दूसरे नियम से पढ़ा था, F इक्वल टू एम ए। एम यानी मास, मास का होता है किलोग्राम। एम यानी मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। ए यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण, त्वरण का हमने निकाला है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बल का क्या निकला हमारी यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम न्यूटन कहते हैं, इसी को हम न्यूटन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। ठीक। आवेग, आवेग की डेफिनेशन होती है कोई बाह्य बल जब किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे तो बल और उस समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। यानी कोई बल है और किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए कार्य करे और हट जाए तो उस बल को उसके समय अंतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। यानी कि बल लगा यानी न्यूटन लगा, गुणनफल यानी क्या का समय अंतराल का गुणनफल यानी समय अंतराल यानी सेकंड, यानी कि न्यूटन सेकंड। आवेग की यूनिट क्या होगी, न्यूटन सेकंड। संवेग, संवेग क्या होता है हमारा,
समवेग होता है फ्रेंड्स द्रव्यमान इंटू वेग, सम वेग, यानी इसमें वेग भी है और द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और वेग का हमने निकाला है मीटर पर सेकंड, यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हम कार्य का निकाल लेंगे। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। हम दोस्तों इस दिख नहीं रहा होगा, इसका हम ऊपर निकालते हैं। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देख लेंगे कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, यानी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस बल के कारण उसमें विस्थापन उत्पन्न हो जाए, यानी वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में जो चेंज हो जाता है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कहते हैं कार्य। तो बल क्या होगा, न्यूटन, और विस्थापन पर्टिकुलर होता क्या है, एक दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है, दूरी होती है, और दूरी को नापते हैं हम मीटर में, यानी कि न्यूटन मीटर। कार्य का क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, या इसी को हम बोलते हैं जूल। अगला देख लेंगे हम शक्ति। शक्ति होती है कार्य करने की दर। एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना कार्य करते हैं उसे हम शक्ति कहते हैं। तो हमारे पास जूल तो पहले से ही होगा, और किसके रिस्पेक्ट में हम काम करेंगे, समय के रिस्पेक्ट में, तो जूल पर सेकंड हो जाएगी शक्ति की यूनिट। इसी तरह से अगर हम दाब की देखें, दाब बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एकम क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम दाब कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का हमने निकाला था, क्या निकाला था, न्यूटन। एरिया का हमने निकाला था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं पास्कल। ये कुछ यूनिट्स हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, और मैंने आप लोगों को निकालना भी सिखा दिया कि निकालते कैसे। निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। अगला टॉपिक हम देखते हैं गति या मोशन। गति, गति, गति क्या होती है, गति क्या होती है, कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के रिस्पेक्ट में अपने जो स्थान में परिवर्तन करती है या अपनी पोजीशन में जो परिवर्तन करती है किसी दूसरी वस्तु के रिस्पेक्ट में, उसे हम गति कहते हैं। ठीक है, यानी गति के क्या होती है, कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में जो चेंजेस लाती है उसे हम गति कहते हैं। ठीक है, गति दोस्तों तीन प्रकार की होती है। गति होती है तीन प्रकार की। पहली होती है हमारी वन डायमेंशनल यानी 1D, दूसरी होती है टू डायमेंशनल यानी 2D, और तीसरी होती है हमारी 3 डायमेंशनल यानी 3D। गति तीन प्रकार की होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल गति क्या होती है, 1 डायमेंशनल यानी एक दिमेय गति वो गति होती है जिसमें कोई भी वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है, एक सरल रेखा में गति करती है, या इसकी सिर्फ एक ही एक्सिस यानी कि इसकी सिर्फ एक ही एक्सिस में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो एक विमीय गति वो गति होती है जिसमें वस्तु किसी एक ही सरल रेखा में गति करती है और उसकी सिर्फ एक ही एक्सिस में परिवर्तन आएगा, यानी सिर्फ एक्स में परिवर्तन आएगा, वाई और जेड में परिवर्तन नहीं आएगा, या वाई में परिवर्तन आएगा तो जेड और एक्स में परिवर्तन नहीं आएगा, या जेड में परिवर्तन आएगा तो वाई और एक्स में परिवर्तन नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम 1 देखें तो सीधी रेखा में चलना, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सीधी रेखा में
चलना, वन डायमेंशनल का। टू डायमेंशनल गति हम देखें तो इसमें दो एक्सिस परिवर्तन होती हैं, या तो y और x परिवर्तित हो जाएगी और z अपरिवर्तित रहेगी, या z और x परिवर्तित हो जाएगी और y अपरिवर्तित रहेगी। कहने का मतलब है ऐसी गति जिसमें दो एक्सिस परिवर्तित होती हैं टू डायमेंशनल गति कहलाती है। जैसे फुटबॉल की गति, फुटबॉल की गति फ्रेंड्स, फुटबॉल में हम मैदान से किक लगाते हैं, वो सीधी इस तरह से चलती है, सीधी ऊपर जाती है फिर नीचे गिरती है। इसका एक और एग्जांपल होगा प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति भी इसी तरह की होती है, यानी कि ये प्लान में भी गति करती है और ये मैदान पे भी गति करती है, फुटबॉल की गति। तीसरी गति होती है हमारी थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल गति में तीनों एक्सिस में परिवर्तन होता है। थ्री डायमेंशनल में होगा तीनों एक्सिस में परिवर्तन। जैसे आकाश में चिड़ियों का उड़ना, इसमें तीनों एक्सिस में परिवर्तन आ जाएगा और ये थ्री डायमेंशनल गति कहलाती है। तो दोस्तों गति आप लोगों को आशा करता हूं समझ में आई होगी। वन डायमेंशनल में सिर्फ एक ही एक्सिस में परिवर्तन होगा, टू डायमेंशनल में दो एक्सिस में परिवर्तन होता है और थ्री डायमेंशनल में तीनों एक्सिस में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल हमने देख लिए और आप लोगों को समझा भी दिए हैं। गति के बाद देखते हैं हम विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक पॉइंट ये है, ये प्रारंभिक पॉइंट है और ये अंतिम पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। कोई वस्तु इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाती है तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है या जो अंतर है उस दूरी या अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। यानी कि वस्तु की अंतिम लंबाई, अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी या अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक, और विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसे हम वेग कहते हैं, और वेग में जो परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। यानी कि इन तीनों चीज, ये दोनों चीजें डिपेंड करते हैं विस्थापन पर। अगर विस्थापन शून्य होगा तो वेग भी शून्य होगा, त्वरण भी शून्य होगा। यानी ये तीनों चीजें शून्य भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। यानी कि ये शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक पॉइंट और अंतिम पॉइंट के बीच की दूरी अंतर को हम कहते हैं विस्थापन। और विस्थापन में हम परिवर्तन की दर को कहते हैं हम वेग, और वेग में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तीनों चीजें, विस्थापन, वेग और त्वरण, ये तीनों चीजें शून्य भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीनों चीजें भी आप लोगों को समझ में आई होंगी कि विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है और त्वरण क्या होता है। अब हम देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, ये पिछले साल ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ये नियम आए कब थे, सन लिख लेना 1687 में प्रकाशित हुए थे। ये पिछले साल के ग्रुप डी का क्वेश्चन है। पहला नियम क्या कहता है हमारा, पहला नियम हमारा ये कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए।
डेफिनेशन को बहुत अच्छे से सुनना। कोई वस्तु विराम है तो विराम रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। बल ना लगाया जाए, इस पॉइंट को देखो, इस शब्द को सुनो, बल ना लगाया जाए। यानी बल क्या होता है? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में जो परिवर्तन कर दे वह बल होता है। यहां से हमें किसकी परिभाषा मिल गई? बल की परिभाषा मिल गई। यानी बल वह कारक है जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन कर देता है, उसे हम बल कहते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां से हमें निकाल के कि प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन कर देता है, यानी कि वस्तुओं का एक और जो गुण रहता है, उस गुण, जिस गुण के कारण वस्तु अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाती, कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा कारक जो आता है उसमें परिवर्तन लाता है, जिसे हम बल कहते हैं, लेकिन वो स्वतः ही खुद से ही परिवर्तन नहीं ला पाती है, उसे हम कहते हैं जड़त्व। यानी हमें एक डेफिनेशन से हमें दो चीजों की डेफिनेशन और मिल गई। सबसे पहले न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम रहेगी, गति में है तो गति रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल ना लगाया जाए यानी बल को पकड़ो। अब बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन कर देता है, यानी कि यदि वो गति में है तो हम उसे रोक सकते हैं, और अगर वो विराम में है तो उसे हम गति दे सकते हैं, यानी बल हमने बाहर से दिया। अब ऐसा कौन सा रीजन था कि जो वस्तु थी वो खुद से नहीं परिवर्तन कर पा रही थी, और जो खुद से परिवर्तन नहीं कर पा रही थी अपनी विराम में या अपनी गति में, जो खुद से परिवर्तन नहीं कर पा रही थी वस्तु के इसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व। वस्तु के इसी हम गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व। यानी बल क्या है? बल वह कारक है जो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में चेंज कर देता है, और जड़त्व वह गुण है वस्तु का जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाता है, उसे हम जड़त्व कहते हैं या इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया ऑफ फोर्स। जड़त्व जो होता है फ्रेंड्स वो तीन प्रकार का होता है। जड़त्व जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व वह जड़त्व होता है जिस कारण वस्तु स्वतः ही अपनी विराम की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाती है, उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे यदि कोई बस अचानक से चलती है तो उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति का जो ऊपर का शरीर होता है वो विराम अवस्था में होता है, जिस कारण वो परिवर्तन नहीं कर पाता और वो पीछे की ओर झुक जाता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम विराम के जड़त्व में देखें तो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम पेड़ की टहनियों को हिला दें तो फल गिर जाते। क्यों? क्योंकि पेड़ की टहनियों पे जो लगे फल होते हैं वो विराम की पोजीशन में होते हैं और उसे हम अचानक से गति दे देते हैं, जिस कारण फल गिर जाते हैं। और फलों से रिलेटेड है कंबल वाला एग्जाम। अगर हम कंबल को अगर हम ऐसे हिलाते हैं तो उसमें से जो धूल के कण होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे विराम के जड़त्व के। और विराम के जड़त्व की डेफिनेशन यही है जिस कारण वह स्वतः ही यानी खुद से अपनी विराम की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाती। इसी तरह से है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व की भी डेफिनेशन वही है जिस कारण वस्तु स्वतः ही अपनी गति में परिवर्तन नहीं, गति की जो अवस्था होती है उसमें परिवर्तन करके वो खुद को रोक नहीं पाती, उसे किसी वाहन रीजन या फैक्टर की आवश्यकता होती है। यानी वो खुद से गति का विरोध नहीं कर सकती, उसे किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, गति का जड़त्व क्या कहलाता है? वो खुद से अपनी गति का जो होता है उसमें चेंजेस नहीं कर सकती है, उसे हम कहते हैं गति का जड़त्व। जैसे अगर कोई बाइक चलाते हैं उसमें जो अगर हम अचानक से ब्रेक लगा देते हैं तो उसमें जो व्यक्ति पीछे बैठता है तो वो थोड़ा आगे की ओर झुक जाता है, ये होता है हमारा गति का जड़त्व। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला देखते हैं हम दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व वह जड़त्व होता है जिसके कारण जो वस्तु होती है वो गति में रहते हुए भी उसकी दिशा के साथ नहीं चल पाती। यदि कोई वस्तु
किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है और उसकी दिशा, उसकी गति की ये दिशा होती है और उसकी दिशा इसी दिशा में होनी चाहिए, लेकिन उसकी दिशा इसके विपरीत केंद्र से बाहर की ओर होती है। इसकी दिशा केंद्र की ओर होनी चाहिए, लेकिन इसकी दिशा कहां पे होगी? बाहर की ओर होती है। अब जो हमारे मेले लगते हैं, मेलों में जो झूले लगते हैं, अगर आप लोगों ने बैठा हो तो अगर हम झूले में बैठते हैं, जो गोल झूमते हैं, तो जो हमें होना चाहिए केंद्र के अंदर, लेकिन हम केंद्र के अंदर ना जाके हम बाहर की ओर चलते हैं। बाहर हमें ऐसा लगता है हम बाहर की ओर खिंच रहे हैं, उसे ही हम कहते हैं दिशा का जड़त्व। और यही जो दिशा का जड़त्व होता है फ्रेंड्स, वो अब केंद्रीय बल में भी काम करता है। जो ड्राई क्लीनर, ड्राई मशीनें होती हैं, उसमें भी यही काम करता है। तो विषम विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व, ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। जड़त्व क्या होता है वो समझ में आया होगा, आशा करता हूं। और बल क्या होता है वो भी समझ में आया होगा। न्यूटन का दूसरा नियम और इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।